हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड। इसमें चल रहा है अपना पेपर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पे ना ये जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर है 5, जिसने लेक्चर 1 से 4 तक नहीं देखे हैं वो पहले 1 से 4 तक देखें, फिर ये 5वें पे आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 5वें पे आ गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो अपना क्या चल रहा था इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट। यूनिट जो फर्स्ट है आपकी वो है विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। इसके अंदर अपने अब तक क्या क्या देखा, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, और उसके बाद अपन ने देखा था कि कोई फलन विश्लेषिक फलन कब कहलाता है। विश्लेषिक फलन की भी डेफिनेशन दी थी, आप लोगों ने बताया नहीं कि समझ में आई या फिर नहीं आई। किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। यदि आ गई हो तो भी कमेंट करे, नहीं आई हो तो भी कमेंट करे, ताकि हमको पता तो चले आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट नहीं कर रहे। तो कोई भी चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही हो वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों डेफिनेशंस को, क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है अपना जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, अवकलनीयता और डिफरेंस एनालिटिक फंक्शन दोनों की डेफिनेशन काम में आने वाली है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको कि अवकलनीयता, कोई भी फलन W बराबर है आपके पास f ऑफ z, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ये यदि z की फॉर्म में है तो ठीक, यदि एक्स वाई की फॉर्म में है तो u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, जहाँ पर ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। किसका है, एफ जेड का, एफ ऑफ जेड, ये हो गया एफ ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड वी कहलाता है और रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड यू कहलाता है। ठीक है, अवकलनीयता की डेफिनेशन के अंदर अपन ने देखा था कि अपना जो डोमेन होता है वो एक क्षेत्र होता है। कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है। मान लो ये क्षेत्र है, ये प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जिन पॉइंटों को जिस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन। और जो अपना डोमेन आता है यहाँ पर वो एक क्षेत्र आता है, ना कि कोई एक सेट आता है। रियल के अंदर अपन बात करते थे एक रियल लाइन पर, इसलिए जो डोमेन लेते थे एक रियल लाइन के एलिमेंटों को ही लेते थे। लेकिन अपन कॉम्प्लेक्स के अंदर, प्लेन के अंदर बात करते हैं, प्लेन के अंदर अपन लेते हैं क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक। तो कोई भी फंक्शन w बराबर एफ ऑफ जेड किसी बिंदु z बराबर जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि फलन की बिंदु एफ जेड नोट पर जो सीमा है, सीमा कौन सी, लिमिट z टेंडिंग टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस
जेड नॉट, और एक दूसरी है इसकी लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये दोनों हैं जो जेड के जेड नोट की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर होने पर फंक्शन की जो सीमा है, ये डेरिवेटिव की जो सीमा है वो परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए और अद्वितीय होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तब तो फलन है वो किसी बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। सेम वैसे ही ये रियल के अंदर थी, जैसे जो रियल के अंदर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पड़ी है, सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पर अपन थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर अपन बात करते थे एक रियल लाइन पर, और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखिए, फिर अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स विश्लेषिक फलन। कोई भी फलन विश्लेषिक फलन कब कहलाता है, इसके डेफिनेशन को एक बार और समझ लीजिए। कोई फलन है W बराबर एफ ऑफ जेड जो किसी एक प्रांत डी में परिभाषित है। अब ये प्रांत को आप प्रांत लिख सकते हो या फिर क्षेत्र भी लिख सकते हो। ये क्षेत्र डी में भी परिभाषित है या फिर आप बोल सकते हो प्रांत डी में भी परिभाषित है। अब ये फंक्शन W बराबर एफ ऑफ जेड प्रांत या फिर क्षेत्र में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि ये डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, यहाँ पर देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। एक दूसरी और कंडीशन है कि आप किसी पॉइंट जेड बराबर जेड नोट पर आप इस फंक्शन को अवकलनीय कब कहते हो, यदि आपको कम से कम एक नेबरहुड जेड नोट का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए। एक नेबरहुड, एक प्रतिवेश आप कैसे बनाते हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सर्किल की फॉर्म में, और सर्किल के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट बिंदु जेड नोट के क्या कहलाते हैं, प्रतिवेश में होते हैं। तो जो बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर फलन विश्लेषिक होगा यदि जेड नोट का कम से कम, देखो आप काफ़ी सारे प्रतिवेश बना सकते हो, अलग अलग रेडियस लेकर के आप जेड नोट के काफ़ी सारे प्रतिवेश बना सकते हो। यदि आपको एक छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा एक प्रतिवेश ऐसा मिल जाए कि उस प्रतिवेश के सभी पॉइंटों पर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, अवकलनीय हो या फिर विश्लेषिक हो, तो फलन बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर भी एनालिटिक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपन कल देख रहे थे, हाँ एक बात और कि सिंगुलर पॉइंट और देखा था अपन ने, डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। डोमेन के किसी पॉइंट पर फलन एनालिटिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, तथा उसके प्रत्येक प्रतिवेश में कम से कम एक बिंदु ऐसा है हाँ जी, अपना क्या चल रहा था, हाँ किसी बिंदु पर फलन एनालिटिक कब होता है। देखिए, कोई फलन है W बराबर एफ ऑफ जेड, वो बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक कहलाता है यदि, वो तो मैंने बता दिया था, मैं बता रहा था सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, देखिए कोई फलन है W बराबर एफ ऑफ जेड, अब ये डोमेन का कोई पॉइंट जेड नॉट फलन W बराबर एफ ऑफ जेड का विचित्र बिंदु कहलाता है यदि जेड नोट है वो जेड नोट पर फलन है वो अवकलनीय नहीं हो। फर्स्ट कंडीशन, सिंगुलर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जेड नोट पर फलन अवकलनीय नहीं हो। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जेड नोट का आप कोई भी प्रतिवेश बनाओ, कितने बना सकते हो आप, इनफाइनाइट प्रतिवेश बना सकते हो।
तो जेड नोट का आप कोई भी प्रतिवेश बनाओ, उस प्रतिवेश के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए कि उस पॉइंट पर फलन क्या है, अवकलनीय है। ये बात क्लियर है सिंगुलर पॉइंट की। यहाँ पर आप प्रतिवेश कितने बना सकते हो, इनफाइनाइट प्रतिवेश बना सकते हो अलग अलग रेडियस लेकर के। यदि आपको प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि उस पॉइंट पर फलन अवकलनीय है, तो फलन बिंदु जेड नोट पर या फिर बिंदु जेड नोट फलन का विचित्र बिंदु कहलाता है। इसके बाद अपन देख रहे थे कल क्या देख रहे थे अपन, एक थ्योरम देखे थे एनालिटिक की विश्लेषित फलन है, इसकी एक डेफिनेशन देख करके अपन ने एक थ्योरम देख रहे थे। थ्योरम क्या है कि कोई फलन है उपरांत डी में विश्लेषिक है, विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक कंडीशन थी, कहाँ गई, हाँ कल अपन ने देखा कि कोई फलन है W बराबर f ऑफ जेड u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ठीक है। अब इस फलन के विश्लेषिक होने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या है कि वो कौशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है। ये थ्योरम को समझिए, क्या कहना चाह रहा है कि आवश्यक प्रतिबंध है कि ये फलन विश्लेषिक है, तब आवश्यक रूप से ये फलन कौशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है। कौशी-रीमान समीकरण क्या थी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और जो सेकंड है ये दोनों ही कौशी-रीमान इक्वेशन है, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस आ जाता है यहाँ पर। तो ये तो आपको याद रखनी ही है, सारा का सारा खेल यहाँ पर इन दोनों कौशी-रीमान इक्वेशन से ही चलेगा आगे चल करके। तो ये क्या कह रहा है, ये अपनी जो थ्योरम थी वो क्या बोली कल कि ये फलन एनालिटिक है तो आवश्यक रूप से कौशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये है तो ये होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फलन है वो कौशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है तो वो विश्लेषिक भी हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आवश्यक कंडीशन है, पर्याप्त कंडीशन नहीं है कि आपने ये दिखा दिया ये पर्याप्त है कि ये फलन एनालिटिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर्याप्त कंडीशन नहीं है। सिर्फ अपने पास ये जो है आवश्यक कंडीशन है कि फलन एनालिटिक है तो वो कौशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि आपने ये दिखा दिया कि फलन कौशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा, इसको अपन ने कल प्रूफ भी कर करके देखा था। अपन ने मान लिया था कि ये फलन एनालिटिक है। एनालिटिक है का मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर, डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या है, अवकलनीय है। फिर अवकलनीयता की डेफिनेशन से ही अपन आगे चले और अपन ने लास्ट में ये ला करके दिखा दिया आपको। इसके बाद कल अपन ने दो फॉर्मूले और देखे थे। जो फॉर्मूले हैं वो देखिए कि डेल एफ अपॉन डेल जेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो एफ डैश जेड, ये बराबर किसके होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। ये फॉर्मूला कल आप लोगों ने देखा था, आपकी कॉपी के अंदर देखिए नोट लिखा करके मैंने लिखाया था नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए। कैसे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तब, अवकलनीय फलन कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अब आपको फंक्शन का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, क्या है ये, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है कि फंक्शन मान लो एक से अधिक चरों का फलन है तो बाकी जो सभी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपन जो एक्स के रेस्पेक्ट में एफ का डेरिवेटिव करेंगे और उसको बता देंगे कि जो जेड के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बराबर है डेल एफ अपॉन डेल एक्स के। तो यहाँ से आप या तो डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाल लो या फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लो, डायरेक्ट
आप बता सकते हो। डेल एफ अपॉन जेड निकालने की ज़रूरत है तो आप फंक्शन का डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। यदि एग्जिस्ट होता है तो वो इसके बराबर होता है। नंबर सेकंड, डेल एफ अपॉन डेल जेड ये बराबर था एफ डैश जेड भी बोल सकते हैं इसको, और ये बराबर था आपका माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये क्या कह रहा है कि डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालना है आपको, तो आप क्या करो, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। कौन सा डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद में आप जो रिजल्ट आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा, उसको माइनस आयोटा से गुणा करके आप डेल एफ अपॉन डेल जेड के बराबर बता सकते हो। ये एक तरीके से आपके लिए दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं एक तरीके से आपके लिए। और किस फॉर्म में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। आज अपन पढ़ेंगे कॉची रीमान इक्वेशन का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें फंक्शन आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं, आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो हेडिंग डालिए, कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो कॉची रीमान इक्वेशन है उसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे पोलर फॉर्म के अंदर। तो कॉची रीमान इक्वेशन की जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको तो आप याद कर लो, रट लो या फिर कुछ भी कर लो। कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, इंग्लिश में लिखते हैं इसको पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन। देखिए आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो अपन सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है। तो मान लो आपके पास कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है एक्स, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है वाई। ये वाई है, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी वाई है। अच्छा, तो यहाँ से ओरिजिन से जो पी की डिस्टेंस है वो मैंने क्या बताई थी आपको, क्या बताया, मोड जेड। मोड जेड क्या है, बिंदु ओ की पी से डिस्टेंस, या फिर इसको अपन नाम दे देते हैं आर। और जो अपना थीटा है, ये कोण है, इसको अपन बोलते हैं कोणांक आर्ग्यूमेंट। कोई फंक्शन, कोई भी पॉइंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर और थीटा की फॉर्म में आपको दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप उसको प्लेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यदि एक्स और वाई की फॉर्म में है तो आप क्या करते हो, एक्स डिस्टेंस इधर चलते हो, एक्स डिस्टेंस इधर चलते हो, और इन दोनों पॉइंटों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होता है आपका एक्स और वाई। कॉम्प्लेक्स के अंदर वो आर और थीटा की फॉर्म में हो, आपके पास आर और थीटा दिए हुए हैं और उस पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना है कि जो इनिशियल लाइन है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को थीटा डिग्री आप रोटेट कीजिए। इसको मान लो आपने रोटेट कर दिया थीटा डिग्री, मान लो ये आपने रोटेट कर दिया। आपको क्या करना है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर इसको काट देना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपका
वो कहलाता है आर और थीटा। यही होता है ना। इनिशियल लाइन को आर थीटा डिग्री रोटेट कीजिए और जो कोण जो अपना डिस्टेंस है आर, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर काट दीजिए, जो पॉइंट मिलेगा आपको वो मिलेगा आर और थीटा। ये बेसिक सी चीजें हैं। अपन बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉची रीमान इक्वेशन। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता है। यहाँ से अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? एक्स बराबर क्या होता है? आर कोस थीटा। ट्राइंगल से देखिए, ये आपका ट्राइंगल है ओपी, ए नाम दे दीजिए, ओपी ए। यहाँ से जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन आधार बटे कर्ण। जो कोस थीटा होता है वो होता है, आधार क्या है यहाँ पर एक्स और कर्ण क्या है अपन ने मान रखा है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है आर। तो यहाँ से आप एक्स को निकाल सकते हो, एक्स बराबर आर कोस थीटा, ठीक है ना। और इसी प्रकार आप वाई निकाल सकते हो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर वाई अपॉन आर, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? आर साइन थीटा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर लिखिए, हम जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है? आर कोस थीटा। वाई बराबर क्या होता है? आर साइन थीटा। अच्छा, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए, आर बराबर क्या होता है? मोड जेड। मोड जेड की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? ये डिस्टेंस कैसे निकालते हो? इस पॉइंट की यहाँ से दूर कैसे निकालते हो? ये बराबर होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे मानते हो? ये ओरिजिन है, मान लो 0,0, तो आप ये जो डिस्टेंस है वो निकालते हो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो वही डिस्टेंस अपन ने यहाँ से निकाली है। अब इसको मान लो आपको r निकालना है, इसी को r बोल सकते हो। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को अपन लिखते हैं यहाँ पर, जो आर स्क्वायर है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो अपना थीटा है वो आप जानते ही हो, कोणांक के अंदर बताया था, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखिए, आपको यहाँ से डेल आर एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। अपन पार्शियली निकालेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगी। इनको इक्वेशंस दे दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब यहाँ से अपन निकालने जा रहे हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो अपन क्या करते हैं, आर, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका अपन डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको थर्ड का डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, तो यहाँ से आप आर है, आर किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है। तो अपन करते हैं यहाँ पर आर का डेरिवेटिव कीजिए। देखिए, आर क्या है? फंक्शन है, एक्स और वाई का है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो आर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर अपन अंदर वाले फंक्शन का करते हैं एक्स का। तो यहाँ से आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर
क्या हो जाएगा यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 2x, यही होगा ना। हाँ, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर जो बचेगा वो क्या रहेगा, r। चलो अपन को फाइंड आउट करना है डेल r अपॉन डेल x, तो यहाँ से आप ले लीजिए डेल r अपॉन डेल x, 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास बचेगा यहाँ पर x अपॉन r। इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, r cos थीटा अपॉन r, यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा डेल r अपॉन डेल x बराबर कोस थीटा। देखिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, सभी लोग जानते हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना करना है वो देखिए, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 5। अब आपको निकालना है डेल आर अपॉन डेल वाई, तो इक्वेशन थर्ड का आप वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखिए ये आर है, वो फंक्शन है एक्स वाई का, तो अपन इसका भी वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर, यहाँ से ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करते हो तो 2y आ जाएगा, 2y। सेम वैसे ही यहाँ से आप इसको लिख सकते हो डेल r अपॉन डेल y बराबर y अपॉन x, y अपॉन r, और जो ये वैल्यू है आप पुट कीजिए y बराबर r साइन थीटा अपॉन r, यहाँ से r कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा डेल r अपॉन डेल y बराबर साइन थीटा। ये हो गया 6th, ये आपका है 6th इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए, अपना जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें हैं, ये आपको निकालनी थी, तो इनको अपन क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पे तो मिटल जाएगा यहाँ से, तो ये चीज़ें आप लोग एक बार उतार लीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। हाँ जी, उतार लिया। आजकल में माइक आ जाएगा, फिर आपके लिए जो आवाज़ है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, साउंड आपको काफ़ी अच्छे से सुनाई देगा। 1-2 दिन तो लगेंगे, अभी ऑर्डर किया हुआ है। अब देखिए अपन को जो चाहिए वैल्यू चाहिए वो इन दोनों वैल्यूज को लाइट गई।